अन्नदाता अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बाग से अधिक उत्पादन लेने के लिए कृषि सलाह। पशुओं में लंगड़ी बुखार की समस्या और उसका समाधान। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनेक किसान भाई इसके बाग लगाते हैं, लेकिन अनार का अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण के साथ कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईट खेरी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। आज आपको अनार के खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, अनार काफ़ी अच्छा फल है जो कि आयरन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। किसान भाइयों, अनार के बाग में इस समय कई तरह के खरपतवार देखने में आ रहे हैं। ये खरपतवार अनार के पौधों के साथ हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि ये अवांछनीय पौधे होते हैं तथा पौधों से जो पोषक तत्व है इसको खींचते रहते हैं तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यदि हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो खरपतवारों की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। यदि ओपन फील्ड में आपने लगाया हुआ है अनार, इसमें जैसे ही अभी खुला मौसम मिले आपको निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। इसके लिए आप थाले से कुछ दूरी पर से निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। इसके लिए आप खुरपी या बीच में जैसे कि पावर टिलर वगैरह है चला देना चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके साथ में आप जैसे कि ट्रेनिंग सिस्टम है, जो अनार है उसमें सिंगल स्टेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप पौधे को झाड़ी नुमा नहीं बनने देते, एक जो मेन शाखा है उसको बढ़ने देते, आइट साइड की शाखाओं को बढ़ने दे, जिससे कि जो फलन है अच्छा आता है। किसान भाइयों, किसी भी फल बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें अनार के बाग में सिंचाई, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि अनार के संबंध में हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सिंचाई की। तो सिंचाई में हम इसे करीब वर्षा ऋतु में तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसे ठंड में है तो इसमें हम 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। साथ में जो गर्मी के मौसम में इसमें करीब हम
प्रति सप्ताह के हिसाब से यदि सिंचाई का शेड्यूल रखें तो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी हम जो किसान भाई अनार लगा रहे हैं उसमें भी जो ड्रिप के साथ में और मल्चिंग के साथ में यदि अनार की खेती कर रहे हैं तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसमें आप ड्रिप का प्रयोग करें तथा ड्रिप को एक पौधे को करीब एक दिन में यदि 2 से 3 लीटर भी पानी यदि चला दिया तो काफ़ी पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, अनार के फलन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप बाग में पोषक तत्वों का प्रयोग करते हुए अनार की तितली कीट का नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। किसान भाई इसके बाद में आता है कि आपको खाद उर्वरक ये कौन कौन से दे तथा कितनी मात्रा में दे, ये बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाई इसके लिए हमें जैसे कि गोबर की खाद है, करीब 1 से 2 वर्ष के जो पौधे हैं इसमें आप करीब 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कंपोस्ट ये आप मिला के दे सकते हैं। किसान भाई इसमें आप जो उर्वरक खाद की बात है इसमें आप 19-19 का छिड़काव भी आप कर सकते हैं पौधों के ऊपर, जिससे भी फलों की गुणवत्ता पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अनार की तितली जिसे कहते हैं ये नुकसान पहुंचाती है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाला इसका कीट है जो कि बहुत ही कॉमन कीट है। ये एक इल्ली होती है जो कि पहले फूल के ऊपर ही इसके अंडे देती है। फूल से जब फल बनता है तो इसका जो मेगट है उसके ऊपर फल में पनपता है और इसके बाद में इसमें लार्वा बनता है, एडल्ट बनता है। इसके बाद में जो तितली है फिर से उड़ के अपनी लाइफ साइकिल चलाते रहती है। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जो फल है उसमें यदि छेद हमें कहीं दिखे तो उनको तोड़ देना चाहिए, या जब फूल है फूलों के समय हमें कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि नुआन है या मेटासिस्टॉक्स है या इमिडाक्लोपीड दवा है, इसको इमिडाक्लोपीड दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो दवा है उसके एक छिड़काव के बाद में करीब 7 से 10 दिन के अंतर पे दोबारा हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। किसान भाई खेती के साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाले लंगड़ी बुखार की समस्या के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं संभागीय पशु चिकित्सालय जिला शहडोल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर RD दुबे से। पशुओं में ब्लैक क्वार्टर या टंगिया रोग भी से हम जैसे बोलते हैं, या चरचरा रोग भी कई जगह बोला जाता है। ये बीमारी एक प्रकार के जीवाणु से होती है हमारे पशुओं में, और इस बीमारी से आमतौर पे 6 माह से 18 माह तक के जो पाड़ा या बच्चियां हैं वो प्रभावित होते हैं। इस बीमारी की एक बात और ये देखी गई है कि जितना स्वस्थ पशु होगा, जितना अच्छा मांसल पशु होगा, उसमें इस बीमारी की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। आमतौर पे जो दूसरी बीमारियां हैं वो कमज़ोर पशु को पकड़ती हैं, पर इस बीमारी में ये देखा गया है कि जितना हष्ट-पुष्ट पशु होगा ये बीमारी उतना उसको पकड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी।
ब्लैक क्वार्टर की जहाँ तक बात करें हम लक्षणों की, तो देखते हैं कि अचानक से एक आध पैर से वो लंगड़ाने लगेगा। आमतौर पे पीछे का पैर जो पशु का है उसमें बीमारी की आशंका ज़्यादा रहती है। कई बार आगे के पैरों में भी हो सकता है। जो पीछे का पैर है उसमें ये बीमारी ज़्यादातर पशुओं में देखी गई है। तो अचानक से पशु को तेज़ बुखार आएगा, लंगड़ाहट शुरू हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगा, मुंह से लार गिरेगी और अनमना सा या बेचैनी उसको देखने को मिलेगी पशु में, और पशु सुस्त सा दिखता है। तो पशुपालक यदि पहले दिन इस बीमारी को पकड़ के उपचार करा लें पशु का, तो पशु शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। अन्यथा ये बीमारी जब आगे बढ़ती है तो हम दूसरे या तीसरे दिन देखते हैं कि जहाँ सूजन आई थी पशु के पैर में, वहाँ पर एक चड़चड़ाहट सी आवाज़ आती है। इसलिए इसे चरचरा रोग भी कई जगह बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। और जब तीसरे चौथे दिन देखते हैं हम कि ऊपर की चमड़ी जहाँ सूजन आई थी वो मर टाइप की जाती है, काली पड़ जाती है, लेदर लाइक जैसा चमड़ा है, मरा हुआ चमड़ा रहता है, इस टाइप की आ जाती है। और यदि उसमें एक इंसिजन दे के काटा जाए तो हम देखते हैं कि रैंसिड बटर टाइप की स्मेल वाला फ्लूइड निकलता है। और यही जो टॉक्सिन है ये पूरी मसल्स को मार देता है, सड़ जाता है पूरा। और ऐसी कंडीशन में जब हम पशु चिकित्सक को बुलवाते हैं तो वो इसके पूरा वो सड़ा हुआ मांस निकाल के और इसकी महीनों ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तब ऐसा पशु ठीक होता है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। और आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। और वैसे ये बीमारी किसी भी मौसम में हो सकती है एक्सेप्शनली, पर ज़्यादातर संभावना जो पशुओं की बीमारियां हैं वो जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा होती हैं। तो बीकू का प्रकोप भी उसी समय ज़्यादा देखा जाता है। और अब बीमारी हो ही गई, तत्काल उसका इलाज शुरू यदि आप कर लें तो आपका पशु सुरक्षित बच सकता है। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए। और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। बचाव की जहाँ तक हम बात करें तो इस बीमारी से बचाव के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। तो 6 माह का जैसे ही आपका पाड़ा पाड़ी या बछिया होती हैं, उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। किसान भाइयों, टीकाकरण कराते समय ध्यान रखें कि 6 माह से कम उम्र के पशु को बीक्यू रोग का टीका न लगवाएं। और इसके अलावा अन्य पशुओं को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें। और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। बाकी पशुओं को तो आपका 6 महीने का हो गया तो आप कभी भी टीका लगवा सकते हैं, पर शेष पशु जो आपके बच्चे हैं जिनको रेगुलर जिनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलता है, तो बरसात में जब गला घोटू और एक टंगिया का टीका लगता है उस समय आप इसका भी टीका लगा सकते हैं। एक टीका आजकल मार्केट में आ गया है जिससे 3 बीमारियां कवर होती हैं। FMD भी कवर हो जाएगी, HS भी कवर हो जाएगा और ब्लैक क्वार्टर भी कवर हो जाती है। तो यदि आप सक्षम हैं, बाजार से खरीद के टीका लगवा सकते हैं, तो आप तीनों बीमारियों का एक साथ टीका अपने पशुओं को लगवा लें तो 3 बीमारियों से भी उसे सुरक्षा मिल जाएगी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में इस समय रस चूसक चितकबरे कीट के लगने की संभावना है। अतः इसका प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास या डाइमिथोएट 800 मिलीलीटर दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मसूर की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, अतः इसके लिए उन्नत किस्में हैं RBL 31, BL 3, BL 13-7 आदि। किसान भाई इन किस्मों का चयन कर मसूर की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी से अवश्य ही उपचारित कर लें। चने की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय आ चुका है, अतः किसान भाई इसके लिए JG 16, जाकी 9218, RBG 201, RBG 202 आदि किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को अवश्य ही उपचारित करें। इसके लिए फफूंदनाशक दवा 1.5 ग्राम थायरम के साथ 1.5 ग्राम कार्बनडाजिम मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम एवं PSV कल्चर से बीज को शोधित करें तथा छाया में सुखाकर ही बुआई करें। अरहर की फसल इस समय फूल और फली बनने की अवस्था में है। इस अवस्था में पौधों पर फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसका प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गाजर की बुआई के लिए इस समय उत्तम समय चल रहा है। किसान भाई इसकी उन्नत किस्म जैसे पूसा रोदिरा का चयन कर बीजोपचार करें और इसके बाद इसकी बुआई करें। गोभी की फसल में इस समय डायमंड बैक मॉथ कीट के लगने की संभावना है। इसका प्रकोप अधिक हो तो इसकी नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 220 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूली की बुआई हेतु उचित समय है, अतः किसान भाई इसकी उन्नत प्रजाति जैसे पूषा चेतकी का चयन कर बीजोपचार करें और इसके उपरांत बीजों की बुआई करें। बैगन की फसल में इस समय फल छेदक कीट लगने की संभावना है। इसका प्रकोप अधिक होने पर नियंत्रण के उपाय अपनाएं, जैसे कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें तथा अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पेनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय अधिकतर पशु जैसे गाय और भैंस ब्याने की अवस्था पर हैं, अतः पशु के ब्याने के 1 घंटे के भीतर पैदा होने वाले बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खीस पिलावें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझेरा, जिला भोपाल के कृषक भगरी प्रसाद ने। यह पोषाहार वाटिका के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं ये पोषण वाटिका क्या होती है। पोषण वाटिका वह है जो किसान के परिवार को पूरे वर्ष भर उसके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध कराए। ऐसी सब्जियों को पूरे वर्ष भर उगाना जिसके कारण से जो प्रतिदिन होने वाली सब्जी में आवश्यकता, जो हमको शरीर के लिए आवश्यकता होती है, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, इनकी पूर्ति कैसे हो। किसान भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 280 ग्राम सब्जी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसमें 100 ग्राम फल वाली होती है, 100 ग्राम पत्ते वाली होती है, 80 ग्राम जड़ वाली होती है। इस तरह से अगर अपन सब्जियों को प्लान करें, उगाएं कि हमको नियमित रूप से ये सब्जियां प्राप्त होती रहे, तो ये ही पोषण वाटिका का उद्देश्य रहता है। पोषाहार वाटिका या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए कई तरह की मौसमी फल और सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। पोषाहार वाटिका उगाने के लिए स्थान का चयन, इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। पोषाहार वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो, उस स्थान पर सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके और जानवरों से सुरक्षित हो, उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसा स्थान उपयुक्त होता है। अब किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोषाहार वाटिका का आकार कितना रखें। तो पोषाहार वाटिका के लिए जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लगातार फसल चक्र, सघन बागवानी और खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हो, ऐसे परिवार के लिए औसतन 250 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की 15 क्यारियों में विभाजित कर ले और इसी में साग सब्जियां या फल उगाएं, जिससे अधिकतम पैदावार लेकर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल और सब्जियों की पूर्ति हो सके। इस समय अपन जड़ वाली सब्जी में गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, इनको अपन उगा सकते हैं। फल वाली सब्जी में आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी है, ये इस तरह की सब्जियों को अपन लगा सकते हैं। और जड़ वाली सब्जियां में है आपको प्याज भी लगा सकते हो, लहसुन भी लगा सकते हो। पत्ते वाली सब्जी में आप जैसे पालक है, आपके बाद में बथुआ है, आपके बाद में पत्ता गोभी है और बहुत सारी और भी सब्जियां जैसे लेट्यूस है, मेथी है, चौलाई है, ऐसी सब्जियों को अपन लगाकर अपन तीनों तरह की सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और गर्मियों की सब्जियां, बेल वाली सब्जियां हैं, उनको भी अपन लगा सकते हैं। पोषाहार वाटिका में बुआई करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए ताकि परिवार के लिए पूरे साल फल सब्जियां मिलती रहें। जैसे क्यारियों की स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों के नाम व किस्में, बुआई का समय, फसल का नाम और प्रजाति। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां टमाटर, बैंगन, भिंडी, खीरा, धनिया, गोभी, मिर्च, प्याज, पालक, चौलाई, मूली, गाजर, लोबिया, ग्वार, कद्दू वर्गीय फसलें इत्यादि। पोषाहार वाटिका में उगाई जाने वाले फल पपीता, नींबू, केला, स्ट्रॉबेरी, सहजन, छोटे आकार के अमरूद, आम इत्यादि। अपना अगर मान लो उसके 4 से 6 सदस्य है तो 100 से 150
वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस तरह से जो आप पीछे देख रहे हो कि चारों तरफ से उसको कवर करके 10-15 क्यारियों को बनाकर उसमें अलग अलग सब्जियां लगाकर, डोलियों पे जड़ वाली सब्जियां लगाकर, देसी खाद का उपयोग करके, पोषण वाटिका लगाकर अपन वर्ष भर ये फल वाली, पत्ते वाली और जड़ वाली सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसान भाइयों, जैसे गाजर में पूसा की उन्नत किस्में है, पूसा रुधिरा लाल गाजर के लिए, पुली गाजर के लिए पूसा नैंटिस है, पूसा नैन ज्योति है, पूसा यमदग्नि है। आप जैसे मान लो चुकंदर के लिए आप देखते हो डेट्रोइट डार्क रेड है। आप इस तरह से सलजम के लिए पूसा श्वेता है। आप जैसे मूली के लिए भी आपके जापानीज वाइट है। इस तरह की, जैसे मेथी के लिए आप पूसा अर्ली बंचिंग है। अब सरसों में भी एक सरसों साग करके ये पत्ते वाली सब्जी आती है, पूसा सरसों साग है, वो अपन लगा सकते हैं। फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल है, पत्ता गोभी में है प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है। ऐसे अनेकों किस्में पूसा ने डेवलप कर रखी है। उन किस्मों को अगर अपन काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी की आपको सब्जी मिलेगी। पोषाहार वाटिका लगाने के फायदे: रसायन रहित सब्जियों और फलों की प्राप्ति होती है। परिवार के लिए ताजे फल सब्जियां मिलती हैं। बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती है। पोषण जिसको अपन आजकल बायो न्यूट्रीफाइड यानी कि पोषक तत्वों वाली, जिसमें अच्छे से अच्छे पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी सब्जियों को अगर अपन घर में उगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उपलब्धता बढ़ेगी, हमारे खाने में इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपन अच्छे भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पोषण वाटिका प्रत्येक हमारे किसान भाइयों को अपने ही घर में लगानी चाहिए और वर्ष भर सब्जी को प्राप्त करते रहना चाहिए। राम राम सा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।